हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कितने तरह के एंटीबॉडी होते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीबॉडी। हम आपको पिछले क्लास में बताया था एंटीजन के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो देखो, बेसिकली एंटीबॉडी क्या होता है कि एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है। क्या है? एंटीबॉडी इज द पेप्टाइड। पेप्टाइड मीन्स ए अमाइनो एसिड का एक चेन है जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है? बी लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स है उसी में ए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और एक कब फॉर्मेशन होगा? इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अगर कोई भी बाहर से पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग पार्टिकल्स आते हैं, उसके रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? एक पेप्टाइड बनाता है। उसी पेप्टाइड को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इज बेसिकली पेप्टाइड। और जब ये बन जाता है तो इस एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि जो ये पेप्टाइड क्या करेगा, used by the immune system to identify and neutralize foreign particle है। फॉरेन पार्टिकल जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरस, तो उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी इज बेसिकली पेप्टाइड। वो बनता कहाँ से? बी लिम्फोसाइट से बनता है। और कब बनेगा? जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम, इस पेप्टाइड का फिर क्या काम होता है कि आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज द फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, अब देखो, जो मैक्सिमम एंटीबॉडी है, मतलब जो पेप्टाइड बना, वो दो फॉर्म में होते हैं। एक फॉर्म क्या है कि जो बी सेल्स होंगे, बी सेल के जो मेम्ब्रेन सरफेस होता है उसी के ऊपर अटैच्ड रहता है। ये जो पेप्टाइड बना, ये दो फॉर्म में बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर में रहेगा। एक फॉर्म क्या होता है कि अटैच टू द बी सेल्स। दूसरा उसका क्या फॉर्म होता है कि ये ब्लड प्लाज्मा में भी सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये क्या रहता है? सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। मतलब जो बी लिम्फोसाइट पेप्टाइड बनाया था, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोल रहे हैं, वो टू फॉर्म में होता है। वो बी सेल पे भी अटैच होगा और ब्लड प्लाज्मा में और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें भी सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो पेप्टाइड होना, जिसे हम लोग एंटीबॉडी बोल रहे हैं, ये क्या करता है कि रिवर्सिबली, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड करता है वो कैसे बाइंड करता है? रिवर्सिबल। मतलब कि वो दोनों के जो बाइंडिंग है, और इपीटोप बोलते हैं जिसमें कि एंटीजन के बाइंडिंग साइट होती है ना, जहाँ पे आके एंटीबॉडी बाइंड करेगा। अब पैराटोप, जो ये स्पेलिंग गलत हो गया, पैराटोप होता है। पैराटोप में क्या होता है? पैराटोप जो एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट होता है उसको बोलते हैं पैराटोप। जैसे मान लो कि ये पैराटोप है और एंटीजन है, जब ये दोनों इंटरेक्ट करके नज़दीक आके एक दूसरे से बाइंड करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तब एंटीजन न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन जब बाइंडिंग होता है, क्या होता है? रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है। और ये जो देखो, बेसिकली क्या है कि पेप्टाइड है। पेप्टाइड है मतलब अमाइनो एसिड होंगे, उस पर भी चार्जेज होंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे बाइंडिंग होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, वंडरवाल फोर्सेस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इस तरह से रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है और एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बी जो लिम्फोसाइट है वो पेप्टाइड बनाता है जिसको हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं। इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स को हम एंटीबॉडी फैक्ट्री भी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी फैक्ट्री बोलते हैं। अब देखो क्या है कि जो इम्यूनिटी बोला गया है, इम्यून सिस्टम वो टू टाइप होता है। एक ह्यूमोरल होता है, एक सेलुलर होता है। तो जो सेल के अंदर बहुत सारे, जैसे तुमने पढ़ा था, मास्ट सेल्स है, मैक्रोफेजेज है, टी सेल्स है, बी सेल्स है। जब वो सारे एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल पैथोजन से उसे किल करते हैं, उसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। उसमें बहुत सारे, जैसे इंटरफेरॉन बताया था, इंटरल्यूकिन बताया था, जब ये सब इन्वॉल्व होते हैं तो क्या बोलते हैं? सेलुलर इम्यूनिटी। लेकिन देखो, ये जो पेप्टाइड बने हैं ये कहाँ है? ब्लड में भी है।
तो ब्लड फ्लूइड को या जो बॉडी फ्लूइड है उसको ह्यूमोरल भी बोलते हैं। इसलिए जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। मतलब एंटीबॉडी किस तरह के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंटीबॉडी का जिन्होंने डिस्कवरी किया था वो थे एमिल वॉन वेरिंग, याद रखा। और बेसिकली जो पेप्टाइड्स होता है, प्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ग्लोबुलिन के बना होता है। इसलिए एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं, और एंटीबॉडी को जनरली शॉर्ट में आईजी लिखते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, है ना, बी लिम्फोसाइट, वो लगभग क्या करता है कि 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड बना रहा होता है ना, 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड बना रहा होता है। तो ये बेसिक था एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडी पेप्टाइड है, बी लिम्फोसाइट बनाता है, बी सेल सरफेस पे भी रहेगा, फ्लूइड में भी रहता है, और बी साइड ये जो है एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्ट करते हैं, रिवर्सिबल होता है। और एक एंटीजन का जो बाइंडिंग साइट है उसे इपीटोप कहते हैं, और एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट है उसे हम पैराटोप कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक बेसिक एंटीबॉडी है उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। पेप्टाइड है तो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होगा, तो उसके जब तुम स्ट्रक्चर में देखोगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देखो अगर ये तुम देखते हो तो क्या है, ये बाइसेप्ट है। अगर देखो यहाँ से तो ये क्या है, बाइसेप्ट स्ट्रक्चर है। लेफ्ट साइड पैनल में देखो क्या है, ये बाइसेप्ट स्ट्रक्चर है, मतलब ये बाइसेप्ट स्ट्रक्चर है ना। टेट्रा पेप्टाइड, टेट्रा मतलब इसमें 4 पेप्टाइड सीक्वेंस है। अगर यहाँ पर तुम देखो तो 4 पेप्टाइड सीक्वेंस है, एक ए है ना, एक ए है, फिर एक ए है, 2 हो गए, और एक 3 हो गए, और एक 4 हो गए, मतलब 4 इसमें पेप्टाइड सीक्वेंस है। तो इसीलिए जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बाइसेप्ट है, टेट्रा पेप्टाइड है, और बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, बाईवैलेंट का मतलब होता है, बाई मतलब 2, तो एक जो एंटीबॉडी होता है उसमें एक बार में वो 2 एंटीजन को बाइंड कर सकता है। जो ए वाला तुम यहाँ पर सीक्वेंस जो देख रहे हो, ए यहीं पे एंटीबॉडी आके बाइंड होता है, तो एक यहाँ बाइंड कर सकता है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और एक यहाँ, एक बार में 2 बाइंड करता है। इसीलिए इसके स्ट्रक्चर बोलते हैं बाईवैलेंट, 2 बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बाइसेप्ट है, टेट्रापेप्टाइड है मतलब 4 पेप्टाइड चेन का बना हुआ है, और बाईवैलेंट है मतलब 2 एंटीजन को एक बार में बाइंड कर सकता है। अब जो टेट्रापेप्टाइड है इसमें जो ए स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइट चेन। इसको क्या बोलते हैं, लाइट चेन। और इधर भी देखो लाइट चेन है, मतलब 2 लाइट चेन हुए, एक इधर एक और एक इधर। उसी तरह से 2 हैवी चेन है, एक ए वाला और एक ए वाला। तो इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में H2L2। इसका मतलब हुआ कि 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। अब अगर ये 2 हैवी या 2 लाइट चेन है, मतलब 2 लाइट चेन हो गए और 2 हैवी चेन हो गया। अब लाइट चेन और हैवी चेन का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, क्या होता है, सबके अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब देखो, जो हम पहले देखते हैं लाइट चेन के बारे में कि लाइट चेन का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो लाइट चेन देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लाइट चेन में जो येलो वाली पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट्स होते हैं। ये क्या होता है, वेरिएबल पार्ट होते हैं, और ये जो होता है कांस्टेंट पार्ट होता है। उसी तरह से जो हैवी चेन है, ए वाले पार्ट इसका क्या है, वेरिएबल है, ब्लू वाला पार्ट, और इधर जो ए वाला है ये क्या है, कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल पार्ट है उसको हम फैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैग बोलते हैं, फैब बोलते हैं, फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन। और जो कांस्टेंट पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये बेसिक हुआ कि एक एंटीबॉडी है, बाइसेप होगा, टेट्रापेप्टाइड का बना हुआ है, और 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, है ना। एक कोई भी एंटीबॉडी होगा उसमें एक बेसिक प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। और जो लाइट चेन और हैवी चेन होता है एक दूसरे से क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होता है। और 2 जो हैवी चेन होते हैं वो भी क्या होता है, ये अपने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जहाँ अटैच होता है इसको हम बोलते हैं हिंज रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज रीजन। ए वाला क्या होता है,
हिंज रीजन होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि लाइट चेन क्या है। तो लाइट चेन जो है ये टोटल 240 अमाइनो एसिड का बना होता है, 240 अमाइनो एसिड का बना होता है और इसका मोलिकुलर वेट 25 किलो डाल्टन होता है। ठीक है, अब जो लाइट चेन है वो भी 2 पार्ट का, जैसे ऊपर वाला बताया कि ये वाला जो येलो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आउटर वेरिएबल पार्ट। तो आउटर वेरिएबल पार्ट जो येलो वाला पार्ट यहाँ देख रहे हो ये 108 अमीनो एसिड का बना होता है, 108 अमीनो एसिड का ये पेप्टाइड चेन होता है। और जो ये पेप्टाइड होता है 108 अमीनो एसिड का, ये डिपेंड करता है इसका फॉर्मेशन के टाइम पर कि किस एंटीजेन के अगेंस्ट में बना है, उसी टाइप का एंटीबॉडी होगा जो हम लोग टाइप्स में देखेंगे। मतलब जो लाइट चेन का वेरिएबल फ्रेगमेंट है यही डिटरमाइन करता है कि कौन से टाइप्स के एंटीबॉडी होंगे। क्लियर है। अब जो इनर कांस्टेंट इसका जो रेड वाला पार्ट है वो 108 तक तो हो गया है वेरिएबल वाला। आउटर वेरिएबल जो इनर कांस्टेंट पार्ट है वो 109 से लेके 240 अमाइनो एसिड का होता है और इसका मोलिकुलर वेट कितना हुआ 25 किलो डाल्टन होता है। उसी तरह से अगर हैवी चेन को देखो तो यहाँ से यहाँ टोटल मिलके कितने का बना होता है 440 अमाइनो एसिड का बना होता है, लगभग दुगना होता है लाइट चेन का। ऐसे भी शेप में तुम यहाँ पे देख रहे हो। अब क्या होता है कि ये जो हैवी चेन है ये भी बना होता है 2 पार्ट का। जो इसका आउटर वेरिएबल होता है 118 अमाइनो एसिड का होता है और जो इनर कांस्टेंट होता है वो रेस्ट अमाइनो एसिड का होता है। और जो इनर कांस्टेंट पार्ट होता है यहीं पर हिंज रीजन होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंटीजन से 3D में घूम के बाइंड होने के लिए। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी में और इम्पॉर्टेंट बातें क्या क्या है ये हम लोग देखें तो जैसे देखो एंटीबॉडी था तुमने देखा कि यहाँ पर क्या था कि एंटीजन एंटीबॉडी, इसी को हम बोलते हैं अगर ए वाले साइट एंटीजन का है तो हम बोलेंगे इपीटोप, और इसी को अगर एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट है तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैराटोप। और याद रखना कि जैसे अगर कोई पेप्टाइड है तो एक पेप्टाइड का एन टर्मिनल होता है और एक टर्मिनल को हम बोलते हैं सी टर्मिनल। तो जहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है वो हमेशा क्या होता है एन टर्मिनल होता है। मतलब यहाँ पर जो होगा एमिनो ग्रुप जो नाइट्रोजन के होंगे वो होंगे, और जो कांस्टेंट हैवी चेन जो इधर होंगे ये हमेशा क्या होगा सी रीजन होगा। मतलब यहाँ पे भी सी होगा और यहाँ पे भी सी होगा। और लाइट चेन का भी लाइट चेन का भी यहाँ पर क्या होगा एन टर्मिनल होंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो एंटीजेन और एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग साइट है वो एन टर्मिनल पे होता है। तो ये एंटीजेन का एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब देखो कि एंटीबॉडी का जो मेजर फंक्शन था वो क्या था कि एंटीजेन से पैथोजेन से प्रोटेक्ट करना। तो अब इस एंटीजेन को अगर एक एंजाइम होता है पेपेन जो कि पपाया का जो लेटेक्स जूस होता है उसमें मिलते हैं, अगर एक एंटीबॉडी को लेके पेपेन से अगर कट करते हैं तो ये 3 फ्रैगमेंट बनाता है, एक एफसी फ्रैगमेंट और 2 फैब फ्रैगमेंट। फैब मतलब फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रैगमेंट, और एफसी को क्या बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जब पेपेन से कट किए तो ये 3 अलग अलग पीसेस बनाया। अब देखो कि हमने तुम्हें बताया था कि जो ए वाला है 25 kDa का है और ए भी 25 kDa का है, तो ये दोनों मिलके हो गया 50 kDa, और ए भी 25 हो गया 25, ए भी 50 kDa हो गया। और ए भी क्या होता है जो तीसरा फ्रैगमेंट होता है वो भी क्या होता है 50 kDa का होता है। मतलब कि अगर हम पेपेन से एंटीबॉडी को डाइजेस्ट करें तो 3 वो फ्रैगमेंट देता है 50 kDa का। क्लियर है। अगर हम पेप्सिन एंजाइम से, जैसे हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या होता है पेप्सिन होता है, अगर इससे डाइजेस्ट करते हैं तब क्या देता है 2 ही फ्रैगमेंट देता है, एक एफसी का देगा है ना फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, और 2 देता है फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग का, है ना एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रैगमेंट। तो अब देखो कि यहाँ 50A था और 50A, मतलब एक फ्रैगमेंट जो है
वो 100 kDa का देता है, और जो दूसरा फ्रैगमेंट होगा वो कितने का देगा, 50 kDa का। मतलब अगर हम देखें कि जो हमारा एंटीबॉडी है वो टोटल ऑलमोस्ट 150 किलो डाल्टन का बना होता है। अब ये डाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ, जैसे हम फैब फ्रैगमेंट को अलग कर दिए जो एंटीबॉडी से बाइंड करता था, और एफसी फ्रैगमेंट को भी अलग कर दिए जो फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। तो अब देखो फंक्शन क्या होता है कि जो फैब है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और एफसी क्या करता है कि जब कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे आके अगर बाइंड हुआ, एंटीजन बाइंड हुआ और एंटीबॉडी, तो ए वाले क्या होते हैं कि जो सेलुलर सेल्स होते हैं, जैसे मास्ट सेल हुआ, किलर सेल्स हुए, मैक्रोफेजेज हुए, उसके साथ ए बाइंड रहता है। एफसी फ्रैगमेंट क्या करता है कि ए जो सेल्स होते हैं, जो तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स के सेल्स होंगे, बाकी जो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म सेल्स होंगे, एफसी सेल उसके साथ बाइंड कर जाता है। एक और हमने बताया था कि तुम्हें एक कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो है एफसी रीजन पे आके बाइंड करता है, और बहुत सारे जो बाकी इम्यून रिस्पॉन्स है हम लोग के शरीर के अंदर उसको एक्टिवेट कराता है, क्योंकि जैसे इस एंटीजन के साथ तो इरिवर्सिबली बाइंड है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन जो बाकी इसका हैवी चेन है, ये बाकी सेल्स को, जो इम्यून सेल्स है उसको सिग्नल देगा कि इस टाइप के एंटीजेंस है, उसके रिस्पॉन्स में किस तरह से हमारा बाकी सेल्स और प्रोटीन सिक्रीट होना चाहिए जिससे कि पैथोजन न्यूट्रलाइज हो जाए। तो फैब का एक काम हुआ और एफसी का दूसरा काम हुआ। तो जो फैब फ्रैगमेंट होते हैं पेप्सिन और पेपेन डाइजेशन के बाद, इसमें क्या होता है कि एंटी डॉट प्रॉपर्टी होता है। एंटी डॉट प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कोई अगर इमरजेंसी में कंडीशन हो जाए, जैसे किसी को स्नेक बाइट हुआ है, तो स्नेक बाइट हुआ है तो उसमें इमीडिएट क्या करते हैं कि ये जो फैब फ्रैगमेंट वाले जो एंटीबॉडी है इसका इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन मॉलिक्यूल होंगे स्नेक्स का वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसमें एंटीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तुरंत उसे बाइंडिंग करके स्टॉप करेगा। लेकिन जो एफसी फ्रैगमेंट तो इसमें है नहीं, तो बाकी जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहे थे उस कैस्केड को स्टॉप करेगा। ठीक है, इसी तरह से एंटीडॉट के और मैकेनिज्म क्या होते हैं, जैसे रैट स्नेक हो गए, और जैसे मान लो कोई पॉइजन लेता है, कोई स्पेसिफिक केमिकल्स ले लिए, तो उसके अगेंस्ट में भी फैब का एंटीडॉट देते हैं। इसीलिए जो एंटीबॉडी के फ्रैगमेंट से दोनों फ्रैगमेंट को इसलिए अलग करते हैं कि एंटीडॉट की तरह काम करे। तो ये याद रखना कि जो पेपेन है, पेपेन कट करता है तो 3 फ्रैगमेंट देते हैं, और जब पेप्सिन कट करता है तो 2 फ्रैगमेंट देता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एंटीबॉडी के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के हैं और इसके फंक्शन अलग अलग क्या है। तो एंटीबॉडी देखो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स में जो एंटीबॉडी है वो 5 तरह के हैं। एक का नाम है IgG, IgE, IgD, IgM और IgA। इसके अलावा कुछ और भी एंटीबॉडी होते हैं, जैसे IG बाई कहाँ होते हैं, वर्ड्स और रेप्टाइल्स में होता है। ये कहाँ होते हैं, वर्ड्स और रेप्टाइल्स में। ये IG मैमेलियन IgG के होमोलॉग होते हैं, उसी तरह से काम करता है। इसी तरह से जो IgW होता है ये शार्क और स्केट्स में होते हैं, ये भी मैमेलियन IgD के होमोलॉग होते हैं। तो हम लोग अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि सबका फंक्शन क्या है। तो अगर तुम IgG के बारे में देखो तो IgG क्या है, देखो यहाँ से IgG क्या है, ये भी जो है मोनोमर्स है। मोनोमर क्या हुआ कि इसमें जो है H2 और L2 है ना, एक जो है हैवी चेन 2 है और लाइट चेन 1 है, लाइट चेन 2 है, तो इसको हम लिखेंगे H2L2, मतलब मोनोमरिक फॉर्म है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात IgG के बारे में क्या है कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, सबसे छोटा होता है, मतलब कहीं भी ब्लड में इधर उधर मूव कर सकता है सेल टू सेल। उसके बाद जब सबसे छोटा होगा तो सबसे कम मोलिकुलर वेट भी होगा, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, लगभग 150 kDa डाल्टन का हो। टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग अभी देखे थे कि 25 इसका होता है और 25 इसका होता है, 50 हो गया, और इसके 50 और इसके 50, तो इसके मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट 150 किलो डाल्टन का होता है। उसके बाद इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में होते हैं, मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल्स। उसके बाद ये कहाँ रहेगा, सीरम में रहता है, मतलब ब्लड्स में रहेंगे।
और ये छोटा होने की वजह से IgG के जो साइज छोटा है इसके वजह से क्या होता है कि ओनली एंटीबॉडी पास थ्रू प्लासेंटा, है ना। जो प्लासेंटा क्या होता है कि जिस समय बेबी मदर वूम में रहता है तो क्या होता है कि वो प्लासेंटा से अटैच होता है, लेकिन जब एम्बिलिकल कॉर्ड ब्रेक होने लगते हैं उस टाइम पर क्या होता है, प्लासेंटा ब्रेकडाउन होता है फीटस और मदर के बीच में। लेकिन जो IgG है ये क्या करता है, प्लासेंटा से पास करके और जो बेबी होता है उसको क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो याद रखना कि IgG क्रॉस करता है प्लासेंटा के थ्रू और जो ग्रोइंग फीटस है उसको क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो प्लासेंटा से पास होने की वजह से RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी होता है। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं पढ़ाता हूँ। फिर देखो IgE होता है। Ig क्या होता है, ये भी मोनोमर होगा, H2L2 इसमें भी होगा। और ये जो Ig होता है एलर्जिक रिएक्शन में होता है, ये नॉर्मल ब्लड में नहीं होता है। ये क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होगा, जैसे मान लो कि सपोज कोई इंसेक्ट काट लेता है या किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है या किसी टाइप के फूड से एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि IgE बनते हैं, ठीक है। और देखो एक बात की जो IgG है, जी का मतलब क्या होता है कि जो पेप्टाइड है गामा पेप्टाइड है, ई में एप्सिलॉन पेप्टाइड है, उसी तरह डी में डेल्टा पेप्टाइड है, एम में म्यू पेप्टाइड है। तो यहाँ से जब IgE इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन में बनता है। जैसे ही एलर्जिक होता है उसमें क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज कहाँ होता है, बेसोफिल से रिलीज होता है और मास्ट सेल से रिलीज होगा। तो हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड को डायलेट करता है। इसीलिए देखो कि जिस आदमी को एलर्जी होता है वो क्या होता है, तुरंत उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट हो जाते हैं। तो IgE जो है एलर्जिक रिएक्शन में काम करेगा, हिस्टामिन रिलीज कराता है और IgG प्लासेंटा के थ्रू पास करता है जो पैसिव इम्यूनिटी फीटस को देता है। जो IgD होता है, IgD प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। अभी हम आप लोग को बताए थे कि जो एंटीबॉडी होता है वो सरफेस पे भी हो सकता है और ब्लड प्लाज्मा में भी हो सकता है। तो जो IgD है वो कहाँ होता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे होता है। और देखो ये डाइमर होता है, डाइमर का मतलब कि इसमें हैवी चेन 4 हो जाएंगे और लाइट चेन भी 4 हो जाएंगे, तो इसका मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट 300 kD डाल्टन का हो जाएगा। इसका सबसे यूनिक बात IgA क्या है कि ये कहाँ कहाँ रहेगा, ये जैसे क्लोस्ट्रम है, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी का जो मदर होता है उसके फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होते हैं उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रम में होंगे। सीबम में होगा, जो सीबेसियस ग्लैंड होता है जो सीबम सिक्रीट करता है। ब्रेस्ट मिल्क जो मदर का होता है उसमें होता है। जो स्वेटिंग हम लोग में होते हैं उसमें भी IgE निकल रहे होते हैं। उसके बाद इसका और जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, मान लो कि नोज है, थ्रोट है, बक्कल कैविटी है, उसके मेम्ब्रेन पे भी ये रहेंगे, जिससे कि कोई भी अगर पैथोजन हम लोग इनहेल और इंगेस्ट कर लेते हैं उसको क्या करे, कील कर दे तुरंत। उसके बाद जैसे मान लो कि हमारे फीसस है, यूरिन है, ये सारे में क्या होते हैं कि IgE एंटीबॉडी रहेंगे। इसीलिए इस एंटीबॉडी का नाम और भी क्या है, कॉप्रो एंटीबॉडी भी इसको बोलते हैं। IgM एंटीबॉडी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेंटामर हो जाता है, मतलब H10 L10 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये जो है J चेन से ज्वाइनिंग चेन, J चेन से मोनोमर्स जुट जाते हैं और ये पेंटामर बना लेता है। पेंटामर होगा, डाइमर भी हो सकता है, पेंटामर भी हो सकता है, टेट्रामर भी हो सकता है। मतलब IgM यूजुअली पेंटामर में होते हैं, लेकिन ये डाइमर, टेट्रामर, ट्राइमर इस फॉर्मेट में भी फॉर्म में भी हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट साइज होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये पेंटामर बना लिया है। इसको और क्या बोलते हैं, मैक्रोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्म प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो ये सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स यही देता है, और ये जो है ABO ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी देती है। ये बात को याद रखना। अब देखो एक और स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको मैप्स भी शॉर्ट में बोलते हैं और मैजिक बुलेट भी बोलते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है कि जैसे नाम से ही देखो, क्लोनल, क्लोनल मतलब क्या होता है, मतलब सेम प्रॉपर्टी का, सारे इसके प्रॉपर्टी जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होगा। मोनो मतलब एक ही तरह के होंगे। ऐसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है
जो सारे एंटीबॉडी का प्रॉपर्टी एक हो। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में बहुत हाई एफिनिटी होगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंड करेगा और उसको इजीली डिटेक्ट करेगा, है ना। हाईली एंटीजन स्पेसिफिक होगा, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है। उसके बाद इसको लैब में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो कि जो बनता है, बाकी हम लोग एंटीबॉडी पढ़ रहे थे, वो नॉर्मल सेल के अंदर बन रहा होता है। इसको लैब में प्रोड्यूस करते हैं एक टेक्निक के द्वारा, क्लोनल कल्चर करते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स में। इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो जॉर्ज कोहलर एंड सीसर मिलिस्टियन, ये जो थे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का खोज किए थे, इसलिए 1984 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। अब जो है हाइब्रिडोमा जो जिन्होंने टर्म दिया था, उनका नाम था लियोनार्ड हेजनबर्ग। उन्होंने जो हाइब्रिडोमा टर्म दिया था, उनका नाम था लियोनार्ड हेजनबर्ग। लेकिन जिन्होंने डिस्कवरी किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, उनका नाम था जॉर्ज कोहलर एंड सीसर मिलिस्टियन। अब ये बनता कैसे है, पहले हम लोग ये देखते हैं। ये बनता ऐसे है कि जैसे मान लो कि अभी तुमने देखा कि एक बी लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसिटिक सेल जो होते हैं एंटीबॉडी बनाता है। तो मान लो कि वो तो बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडी बनाएंगे, लेकिन हमें कोई एक तरह का मोनो टाइप का एक तरह के क्लोनल बनाने हैं। तो करते क्या है कि हम एक स्पेसिफिक जिस एंटीजन के अगेंस्ट में हमें बनाना होता है, उस एंटीजन के लेके किसी सेल्स में डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लो कि एक एंटीजन लिए और माउस को हमने इंजेक्ट किया। जब माउस को इंजेक्ट करते हैं तो इसका क्या होगा, इसके भी इम्यून रिस्पॉन्स होंगे, सेल्स एंटीबॉडी बनाएगा। जैसे ही जो सेल्स एंटीबॉडी बनाता है, यूजुअली हम स्प्लीन सेल्स को लेते हैं और उसमें से एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स को, यूजुअली ये बी सेल्स होता है, उसको बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद एक ऐसा सेल्स लेते हैं, ट्यूमर सेल्स, जो इमॉर्टल हो, मतलब वो ये वाले जो सेल्स होते हैं क्या होंगे, एक सर्टेन इनका लाइफ होता है। एंटीबॉडी बनाएगा, फिर मर जाएगा, फिर से हमें जाके रैट को एंटीजन देना पड़ेगा, फिर एक सर्टेन अमाउंट में हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिलेगा, बार बार एक प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो एक ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया गया जो एक बार सेल बन जाए और कंटिन्यूस वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते रहे। तो ट्यूमर सेल से फ्यूज किए। जब एक बी सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स था, इसको इमॉर्टल सेल से, ट्यूमर सेल से, माइलोमा सेल से फ्यूज करते हैं, तो इसी दोनों को फ्यूजन टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और ये फ्यूज कैसे करते हैं, केमिकल होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ जैसे जब पीक डाल देते हैं तो ये सेल्स फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ट्यूमर सेल क्या करेगा, ट्यूमर सेल हमेशा मल्टीप्लाई करते रहेगा, और ए सेल्स क्या करेंगे, हमेशा बी सेल्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते रहेगा। मतलब जो हाइब्रिडोमा जो सेल्स बनाएगा, हमेशा वो क्या बनाते रहेगा, एंटीबॉडी बनाते रहेगा। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फायदा क्या है, फायदा क्या होता है कि मान लो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, कॉर्निया है, या स्किन ट्रांसप्लांटेशन है, किसी का अगर बर्न हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालकर उसको इम्यूनो सप्रेस करते हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से क्या होता है कि इम्यूनो सप्रेशन की तरह यूज होता है। दूसरा क्या होता है, एक कंजुगेट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये एंटीबॉडी है, सपोज मान लो ये कोई एंटीबॉडी है, इसमें हम एक जो एंटी कैंसर मेडिसिन है, इसको कंजुगेट करते हैं, उसके बाद पेशेंट को देते हैं। तब क्या हो, ये स्पेसिफिक सेल पे जाएगा, क्योंकि इस एंटीबॉडी का प्रॉपर्टी होगा कैंसर के पास ले जाना है, और कैंसर वाले सेल आइडेंटिफाई करेंगे, और ये मेडिसिन क्या करेगा, एंटी कैंसर सेल की तरह काम करेगा। तो इस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हम यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और हाइब्रिडोमा क्या होता है, एक टर्म होता है हाइब्रिडोमा जो मैंने बताया। हाइब्रिडोमा में सिंपल क्या हुआ कि फ्यूजिंग ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स विथ माइलोमा सेल, मतलब ट्यूबर सेल्स, है ना। और जब ये सेल करके प्रोड्यूस करने लगता है, इसी को बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी इम्यून सिस्टम के पार्ट है वो मैं फिनिश करूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।